Hello students, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. Students, today we are going to study a very important topic in development economics, and it is Solow growth model, and obviously it is named after Mr. Robert Solow. रॉबर्ट सोलो ने अपना एक पेपर पब्लिश किया इन द ईयर 1956, और पेपर का टाइटल था कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और उस पेपर में उन्होंने अपना ये मॉडल प्रेजेंट किया। दिस इज अ न्यू क्लासिकल मॉडल। क्यों है न्यू क्लासिकल, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं अभी न्यू क्लासिकल मॉडल क्यों है। और इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ मॉडल विच वाज पॉपुलर बिफोर सोलो मॉडल। हैरड डॉमर, मैं आपको हैरड डॉमर पढ़ा चुका हूँ। आप जानते हैं हैरड डॉमर मॉडल ने प्रेडिक्शन की थी कि इकोनॉमी की एक वारंटेड ग्रोथ रेट है, और अगर इकोनॉमी उस वारंटेड ग्रोथ रेट पे नहीं है, यानी उस वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा है या उस वारंटेड ग्रोथ रेट से कम है, तो इकोनॉमी में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा है तो प्रिडिक्शन हैरोडॉमर का ये है कि ग्रोथ रेट लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से कम है तो हैरोडॉमर का प्रिडिक्शन ये है कि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट लगातार गिरता जाएगा, कभी भी फिर हम इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएंगे। ये बात आप पढ़ चुके हैं कि हैरिड का मॉडल अलग है, डोमर का अलग है, मगर क्योंकि दोनों का कंक्लूजन एक है और दोनों किनेशियन फ्रेमवर्क पर है, इसलिए हम लोग उनको एक साथ पढ़ते हैं, हैरिड डोमर। और मैं आपको पहले वो पढ़ा चुका हूँ। सोलो मॉडल इससे अलग बात बोल रहा है। सोलो मॉडल बोल रहा है इकोनॉमी कहीं से भी स्टार्ट करे, कहीं से भी स्टार्ट करे, अल्टीमेटली इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। और इस लेक्चर में और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम यही सब समझने वाले हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी कैसे, ठीक है। और ये नियो क्लासिकल क्यों है, क्योंकि देखिए पहले हम बात करते हैं किनेशियन फ्रेमवर्क की। किनेशियन इकोनॉमिक्स है, उस पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, फिर किनेशियन कीन्स आए, जॉन मेनर्ड कीन्स, और उन्होंने क्लासिकल को नकार दिया, पूरी तरह से गलत बता दिया। और जो 20th सेंचुरी का मिडिल पार्ट है, वहाँ पे किनेशियन इकोनॉमिक्स डोमिनेट करती है, और फिर 1960s के बाद से वापस कीन्स की जो प्रेडिक्शन है उसमें कुछ फ्लॉज मिलते हैं, और इकोनॉमिस्ट फिर से क्लासिकल को रिवाइव करते हैं, और जो रिवाइव करते हैं वो न्यू क्लासिकल है, ठीक है। तो ये जो रॉबर्ट सॉलो हैं, ये न्यू क्लासिकल इसलिए भी हैं क्योंकि इनका मानना है कि हम सप्लाई साइड की बात करें, कीन्स जो है वो डिमांड साइड की बात करते हैं, ये सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम में पहुंचती है, जिससे हम क्लासिकल में पढ़ते हैं कि देयर इज सम इनविजिबल हैंड, और अपने आप इकोनॉमी के जो फोर्सेस हैं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में काम करते हुए इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में ले जाते हैं। सोलो मॉडल का भी यही कहना है कि इकोनॉमी कहीं से भी स्टार्ट हो, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रिडिक्शन है सोलो मॉडल की। अब हम इस प्रिडिक्शन से जानना क्या चाहते हैं, देखिए जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स रिच कंट्री है, इंडिया अभी पुअर कंट्री है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क्या ऐसा दिन कभी आएगा कि इंडिया के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बराबर आ जाएगा? क्या ऐसा दिन होगा? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं रॉबर्ट सोलो के मॉडल की। सोलो मॉडल का प्रेडिक्शन ये है कि देखिए कन्वर्जेंस हो भी सकता है, कन्वर्जेंस नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि जो पुअर कंट्रीज है वो कन्वर्ज करके रिच कंट्रीज के बराबर चली जाएं, और हो सकता है दोनों अपने अलग अलग किसी इक्विलिब्रियम में चली जाएं, ठीक है। ये सब बातें इस टॉपिक के अंदर धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, ग्रेजुअली समझेंगे, राइट। अच्छा, रॉबर्ट सोलो का मानना है कुछ पैरामीटर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा। वो पैरामीटर्स क्या है, ऑब्वियसली लेक्चर में पढ़ते हुए आगे हम समझेंगे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा। क्या इकोनॉमीज कन्वर्ज करेंगी या कन्वर्ज नहीं करेंगी, इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल कन्वर्जेंस। वो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। वो पैरामीटर्स क्या है, ग्रेजुअली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रॉबर्ट सोलो मॉडल में, या सोलो मॉडल में बोलूंगा इसको आगे से, सोलो मॉडल में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल। देखिए बेसिकली क्या है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। और सोलो मॉडल ये अज्यूम करता है कि टेक्नोलॉजी किसी एक्सोजीनियस रेट पर ग्रो कर रही है, ठीक है। यहाँ मैं एक बात बोल देता हूँ, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक एंडोजीनियस और एक एक्सोजीनियस। वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज हम मॉडल के अंदर ही फाइंड आउट करते हैं उनको बोलते हैं एंडोजीनियस वेरिएबल्स। और वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कांस्टेंट है, कहीं और से डिफाइन हुई है,
हम बस उनकी किसी वैल्यू को यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सोजीनियस। वो चेंज तो होते हैं मगर हमारे इस मॉडल में हम उसको उसकी वैल्यू क्या होगी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। हम मान लेते हैं हमारे लिए वो गिवन है, कहीं और से चेंज होके आया है, ठीक है। तो रॉबर्ट सॉलो का जो मॉडल है, सॉलो ग्रोथ मॉडल, इसमें टेक्नोलॉजी को हमने मान लिया कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो एक्सोजीनियस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ क्या है? एक्सोजीनियस है। हमको नहीं पता है कि टेक्नोलॉजी किन वजहों से ग्रो करती है, ये हमको नहीं पता है रॉबर्ट सोलो के मॉडल में, राइट। आगे जब मॉडल्स हम आगे पढ़ेंगे, ये तो बस अभी शुरुआत है, वहां पे हम ऐसे मॉडल्स भी पढ़ेंगे जो खोज के बताएंगे आपको कि क्या वजह है जो टेक्नोलॉजी ग्रो करती है। आगे आएगा रोमर मॉडल, आएगा पॉल रोमर की कहानी आएगी, उनका पूरा मॉडल आएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे उस बात को समझेंगे। फिलहाल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलो मॉडल का, न्यू क्लासिकल मॉडल का, कि ये मानता है, ये मॉडल ऐसा मानता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो किसी एक्सोजीनियस रेट पे ग्रो करती है, ठीक है। उस रेट को हम लोग जी बोल देंगे, मगर वो जी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन से, ये हमको मालूम नहीं है, रॉबर्ट सोलो मॉडल में हमको मालूम नहीं है, ठीक है। चलिए ये कहानी समझ आई। यानी कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स कुछ एंडोजीनियस हैं, कुछ एक्सोजीनियस हैं। एंडोजीनियस वो हैं जिनको हम यहाँ डिसाइड करेंगे, एक्सोजीनियस वो हैं जो कहीं और डिसाइड होते हैं, यहाँ पे हमारे लिए कांस्टेंट है। और पैरामीटर्स को हम मानते हैं कांस्टेंट, ठीक है। उनकी वैल्यूज हमारे वेरिएबल्स को डिसाइड करने में हेल्प करेगी। जब धीरे धीरे हम थोड़ा सा मैथ्स भी बीच में डालेंगे तो धीरे धीरे बातें आपको क्लियर होंगी। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, राइट। लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले लिखिए, सोलो growth model is named after economist Robert Solow. Solow growth model is named after economist Robert Solow. ये introduction है इस मॉडल का। Is named after economist Robert Solow. It explains why the economies it explains why the economies of some countries grow faster, why the economies of some countries grow फास्टर देन अदर कंट्रीज। ऐसा क्यों होता है कि कुछ की ग्रोथ फास्ट है, कुछ की कम में होता है? वो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, वो धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होंगी, मालूम हो जाएगा आपको, ठीक है। द सोलो मॉडल आगे लिखते चलेगा। द सोलो मॉडल इज डिजाइंड टू शो हाउ ग्रोथ इन द कैपिटल स्टॉक, growth in labor force, how growth in capital stock, growth in labor force, and and advances in technology interact in an economy, to affect the level of economy's output, and its growth over time। यानी कैपिटल स्टॉक में चेंजेस या ग्रोथ कह लीजिए, लेबर फोर्स में ग्रोथ, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपस में मिलकर इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को कैसे डिसाइड करती हैं, उसकी ग्रोथ को कैसे डिसाइड करती हैं। रॉबर्ट सोलो का जो मॉडल है वो इन्हीं बातों को दिखाता है, ठीक है। इसके लिए देखो, हर इकोनॉमिक थ्योरी की कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होती है, बिना अजम्पशंस के हम लोग सॉरी चल नहीं पाते। तो यहाँ भी कुछ अजम्पशंस हैं, तो पहले हम लोग मॉडल के अजम्पशंस को डिफाइन करते हैं। लिखिए जी, assumptions. The predictions of Solow model are based upon the following assumptions. The predictions of Solow model are based upon the following assumptions. कुछ assumptions पे based है predictions। सबसे पहली बात क्या है? नंबर 1, दुनिया में क्या है कि सभी कंट्रीज किसी एक ही गुड को प्रोड्यूस और कंज्यूम करती हैं, ठीक है, और उसको हम बोल देते हैं आउटपुट। ऐसे तो रियल लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बनाते हैं, कोई गोल्ड बना रहा है, कोई मतलब सॉरी गोल्ड बोल रहा हूँ, कोई कंप्यूटर बना रहा है, कोई रोबोट्स बना रहा है, कोई केमिकल्स बना रहा है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लगा हुआ है। तो अलग अलग तरह की कंट्रीज अलग चीज़ें बना रही है, मगर इस तरह से हम लोग के लिए प्रोडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक बड़ी सिंपल सी बात मान लेते हैं कि इकॉनमी, दुनिया भर के अंदर सब लोग एक ही चीज़ प्रोड्यूस और कंज्यूम करते हैं, और उसको हम बोल देते हैं आउटपुट, राइट। तो लिखिए नंबर 1, the world will consist of countries that produce and consume only a single homogeneous good, and we call it output,
ठीक है, एक ही गुड है जिसको दुनिया प्रोड्यूस करती है और हम उसको बोलते हैं आउटपुट। दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ये एक एक्सोजीनियस मॉडल है, एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो किसी एक्सोजीनियस रेट पे ग्रो करती है। हमको इस रेट को पता करने का कोई रास्ता नहीं मालूम। सॉलो मॉडल के अंदर हम नहीं जानते कि वो जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का रेट है, जिसको हम जी के टर्म से डिफाइन करेंगे आगे, उसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, इस मॉडल में हमको नहीं पता। आगे वाले मॉडल्स में हमको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए नहीं पता, तो क्या है ये एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है। तो सेकंड अजम्पशन क्या है? Technology is exogenous. Technology is exogenous. That is the technology available to firms. The technology available to firms in this simple world. Technology available to firms in this simple world is unaffected. Is unaffected by the actions. Is unaffected by the actions of the firms. Is unaffected by the actions of the firms. We do not know. लिख सकते हैं आगे full stop लगा के. We do not know what factors are affecting the level of technology. कौन से वो फैक्टर्स हैं जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को असर डालते हैं, हमको मालूम नहीं। ठीक है, क्लियर? तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, लेबर इज एन एक्सोजीनियस वेरिएबल। लेबर इज एन एक्सोजीनियस वेरिएबल। लेबर का क्या लेवल होगा हमको यहाँ पर, लेबर का वैल्यू कहाँ से आएगी हमको यहाँ पे नहीं पता। हम लेबर को मान लेते हैं कि कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है। वो रेट कहाँ से आया हमको नहीं पता, हमने उसको मान लिया कि कांस्टेंट रेट है जिस रेट से लेबर ग्रो कर रही है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लेबर की ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, वो हमको नहीं मालूम है। हम मान लेते हैं बस लेबर किसी कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही है, उस रेट को बोल देते हैं हम लोग एन। तो लेबर इज एन एक्सोजीनियस वेरिएबल एंड इट इज ग्रोइंग at some constant rate, and it is growing at some constant rate of n per year, पर एनम n के रेट से ग्रो कर जाती है। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं एल डॉट की बात करता हूँ, तो एल डॉट का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर। ठीक है, और अगर मुझे प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज चाहिए, दिस इज रेट ऑफ चेंज। जिसके ऊपर भी हमने डॉट लगाया उसको, वो उसका रेट ऑफ चेंज है। और अगर मैं एल डॉट बाय एल बोल देता हूँ, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग? प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज या ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। और हमने अज्यूम किया यहाँ पे कि एल डॉट बाय एल इज एन। ये हमारी अजम्पशन है कि लेबर किसी एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करती है। एन को कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं हमको नहीं मालूम है सर। ठीक है, यहाँ इस मॉडल में हमको नहीं मालूम है। आगे चल के डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैंने इससे पहले जब एक डिफाइनिंग लेक्चर जहाँ पे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को समझा था, वहाँ पे एक बात बताई थी आपको कि हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग चीज़ों को पर कैपिटा टर्म्स में मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर वैल्यू की टर्म्स में मेज़र कर रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यू की टर्म्स में मेज़र कर रहे हैं। हम लोग जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, उन सब या और भी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको अभी हम लोग दरकिनार रख के बैठे हैं, उनको हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। आगे चल के स्टडी करेंगे उनको भी। फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर है। ठीक है, तो हमने मान लिया क्या? लेबर एक एक्सोजीनियस वेरिएबल है जो किसी कांस्टेंट रेट से ग्रो करती है और रेट है एन। तीसरा है यहाँ पर कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है सर, वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देता है। आप समझते हैं रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? आपने पढ़ा है कि अगर हम सभी इनपुट्स को एक फ्रैक्शन लैम्डा से इंक्रीज कर दें तो आउटपुट में क्या असर आ रहा है? अगर आउटपुट मोर देन लैम्डा इंक्रीज होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। आउटपुट भी अगर लैम्डा के रेट से इंक्रीज होता है तो कांस्टेंट रिटर्न्स है। और अगर आउटपुट लैम्डा से कम रेट से इंक्रीज करता है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सभी इनपुट्स को डबल कर दूं, अगर सभी इनपुट्स को क्या कर दूं? डबल, और आउटपुट मोर देन डबल हो जाए तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। सभी इनपुट्स को डबल करने पर आउटपुट भी डबल हो जाए तो कांस्टेंट रिटर्न्स है। और अगर सभी इनपुट्स को डबल करने पर आउटपुट इंक्रीज तो करा मगर डबल नहीं हो पाया, उसे कुछ कम इंक्रीज करा, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ये बात हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में अच्छे से पढ़ कर आए हैं, राइट? बस क्योंकि देखो कुछ बच्चा ऐसा कह सकता है सर मैं रिटर्न स्केल नहीं जानता था, तो इसलिए मैंने आपको एक बार याद करा दिया। कांस्टेंट रिटर्न स्केल का मतलब क्या है कि अगर मैं सभी इनपुट्स को डबल कर दूंगा आउटपुट भी डबल हो जाएगा, सभी इनपुट्स को ट्रिपल कर दूंगा आउटपुट भी ट्रिपल हो जाएगा, सभी इनपुट्स को हाफ कर दूंगा आउटपुट भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए
मैंने लिखवाया शायद, दोबारा लिख लीजिए। द प्रोडक्ट, ये नेक्स्ट अजम्पशन है हमारी, अजम्पशन नंबर 4। द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। प्रोडक्शन फंक्शन दे रहा है आपको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। अगली assumption ये है कि जो फैक्टर मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारी फर्म्स हैं, कोई एक फर्म वेज रेट को या रेंटल रेट को अफेक्ट नहीं कर सकती। उसको एक गिवन वेज रेट के ऊपर लेबर हायर करनी है, उसको एक गिवन रेंटल रेट के ऊपर कैपिटल को हायर करना है। कोई भी फर्म वेज रेट या रेंटल रेट को अफेक्ट नहीं कर सकती है, कोई फर्म या कोई वर्कर भी नहीं कर सकता है। तो देखिए नेक्स्ट assumption नंबर 5, द फैक्टर मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। द फैक्टर मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव and firms pay a constant wage rate W per unit to workers। अब जो भी W की यूनिट्स हैं, पर डे, पर मंथ, पर वीक, पर आवर, जो भी है हम उसको तो नहीं कह रहे, जो भी कांस्टेंट वेज रेट है, फर्म्स पे कांस्टेंट वेज रेट W पर यूनिट टू वर्कर्स एंड कांस्टेंट रेंटल रेट R। W मान लेते हैं हमारा वेज रेट है और R मान लेते हैं हमारा रेंटल रेट है। कांस्टेंट रेंटल रेट R पर यूनिट टू कैपिटल। फर्म पे करती है कांस्टेंट वेज रेट W पर यूनिट टू वर्कर्स और पे करती है कांस्टेंट रेंटल रेट R पर यूनिट टू कैपिटल। W और R कांस्टेंट है, कोई फर्म इसको असर नहीं डाल सकती। और अगली बात यह है सर कि इकॉनमी जो है वो क्लोज्ड है, कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर नहीं हो रहा है। इकॉनमी ने जो भी सेविंग्स की हैं वो सब के सब इन्वेस्ट होंगी और इन्वेस्टमेंट का एक ही पर्पस है, कैपिटल एक्यूमुलेशन। ये assumption है, ठीक है। रियल लाइफ में ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड होता है और बड़ा सब्सटेंशियल इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है। रियल लाइफ में एफडीआई होता है, बाहर से पैसा हमारी कंट्री में आता है, हमारा पैसा बाहर की कंट्री में जाता है। मगर हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि इकॉनमी क्लोज है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रही है। जो पैसा हमने, हाउस होल्ड्स ने जो पैसा सेव किया है वो पैसा फर्म्स को देती हैं वो, और फर्म्स उस पैसे से कैपिटल एक्यूमुलेशन करती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल हैं, राइट राइट, क्लियर। देखिए नेक्स्ट assumption नंबर 6 है शायद, हाँ 5 हो गया, 6। द इकोनॉमी इज क्लोज्ड, द इकोनॉमी इज क्लोज्ड एंड सेविंग equals investment, saving equals investment। whatever amount is saved in the economy is used for capital accumulation। whatever amount is saved in the economy is used for capital accumulation in the form of investment। तो saving और इन्वेस्टमेंट ये हमेशा बराबर है, ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक assumptions हैं सॉलो मॉडल की। इनके बेसिस पे, इन बातों को बार बार से यूज करते हुए हम लोग अब धीरे धीरे मॉडल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सॉलो मॉडल को, ठीक है। तो लिखिए टॉपिक, द बेसिक सॉलो मॉडल। बेसिक सॉलो मॉडल बेसिकली दो इक्वेशंस पे बेस्ड है ये। एक इक्वेशन जो है वो है प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरी है कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। वो दोनों क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। लिखिए, द सॉलो मॉडल इज बिल्ट अराउंड टू इक्वेशंस। The Solow model is built around two equations. First is the production function. And second is capital accumulation equation। पहली production function है और दूसरी है capital accumulation equation। इन दो बातों पर Solow model based है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लोग production function की। प्रोडक्शन फंक्शन, देखिए रियल लाइफ में तो बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। मगर हम यहाँ पे मान रहे हैं कि दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल और लेबर। और हम ये मान रहे हैं कि उनको किसी भी रेशियो में हम लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। कैपिटल लेबर रेशियो कुछ भी हो सकती है, हम उसको घटा भी सकते हैं, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। हेरोडोमर में ये भी रिस्ट्रिक्शन थी, वहाँ पे हमने माना था कैपिटल लेबर रेशियो जो वो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी है कि कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट नहीं है, उसको कितना भी इंक्रीज किया जा सकता है, कितना भी डिक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, राइट। तो लिखिए प्रोडक्शन फंक्शन, द प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स हाउ
how inputs combine to produce the output. How inputs combine to produce the output. To simplify the things, to simplify the model, we consider only two factor inputs. अब मान रहे हैं कि दो ही factor inputs हैं. We consider only two factor inputs, capital and labor. We consider there are only two factor inputs, capital and labor. हम मान लेते हैं कि दो ही inputs हैं, एक है capital और एक है labor. And we describe the production function as y is equal to a times f k l. y is equal to a times f k l. ठीक है. अब यहां पर y है लेवल ऑफ आउटपुट, k है कैपिटल, l है लेबर और a है टेक्नोलॉजी इंडेक्स. टेक्नोलॉजी इंडेक्स देखिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको. अगर एक वर्कर है, उसको कहा जाए सर ये दीवार है आपको गिरानी है, ठीक है, और ये हथौड़ा है और ये एक वो जो एक आयरन की रॉड होती नेल, वो उसको दे दिया जाए, बड़ी सी नेल होती है कि आप ये हैमर लीजिए, नेल लीजिए और इस दीवार को गिराइए. ठीक है. अब वो उस नेल और हैमर से यूज करके उस पर मार रहा है और दीवार को गिरा रहा है. हो सकता है वो हफ्ते भर में उस दीवार को गिरा दे. ठीक है. लेकिन अगर हम एक लेटेस्ट मशीन को, जेसीबी मशीन इस्तेमाल करते हैं, एक आदमी जेसीबी मशीन चलाता हुआ आता है और 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर दीवार को पुश करता है, पूरी दीवार नीचे गिर जाती है. तो वो काम जो उस वर्कर ने नेल और हैमर से 7 दिन में किया था, इसने आधे घंटे में कर दिया. तो डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस टेक्नोलॉजी का है कि वो क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो वर्कर की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, सर्टेनली इफेक्ट करता है. ठीक है. तो अगर ये ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली कैपिटल लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और अगर इस ए की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली कैपिटल लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होगी. ठीक है. मगर सॉलो मॉडल ने तो मान लिया कि भाई हमको नहीं पता कि इस ए को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन हैं. तो फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए हम भी एक काम कर लेते हैं कि हम इस ए को 1 मान लेते हैं. ठीक है. उससे क्या होगा, काम हमारा आसान हो जाएगा. तो हम मान लेते हैं कि लेट ए 1 है, क्योंकि देखिए हम जब जब तक हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है ए की, तो उसको कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं, तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे. तो इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए मॉडल क्या मान लेते हैं, ए 1 है. राइट. चीजें सिंपल हो जाएंगी. तो फॉर सिंप्लिसिटी लिख लीजिए, फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट a इज इक्वल टू 1, सो दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन बिकम्स y एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर. ठीक है. समझ गया जी बात को? क्लियर? कोई इशू तो नहीं है? अच्छा. और एक बात और है, हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि जैसे हमने माइक्रो में पढ़ा है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. बहुत सिंपली कॉप डगलस की हेल्प से हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. हमने उस माइक्रो में पढ़ाते समय आपको बताया था कॉप डगलस बहुत पॉपुलर इसलिए भी है कि वो जो आइसोक्वेंट्स की, सभी आइडियल आइसोक्वेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, और फंक्शन बहुत सिंपल है. बाकी फंक्शंस उतने सिंपल नहीं है, या फिर सारी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट नहीं करते. तो इसलिए चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम मान लेते हैं कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ही हमारा इकोनॉमी का प्रोडक्शन फंक्शन है. और क्योंकि हमने ऊपर अजम्पशन ली है कि हमको मिल रही है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तो हम कैपिटल और लेबर के जो इंडिसेस हैं, जो उनकी पावर्स हैं, उसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारी जो वैल्यूज है उनका सम 1 ही आए. we assume that we assume that the production function in the economy is represented by we assume that the production function in the economy is represented by Cobb-Douglas production function, which gives कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. वैसे तो उसमें IRS और DRS भी हो सकते हैं, मगर हम वही फंक्शन लेंगे जो कांस्टेंट दे रहा है. सो वी अज्यूम द प्रोडक्शन फंक्शन एज y एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर इज इक्वल टू k पावर अल्फा इनटू l पावर 1 माइनस अल्फा. तो हमने क्या किया, हमने ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन लिया जो कॉब डगलस है. ठीक है. और यहाँ पर हमने k और l की जो पावर्स हैं उनके सम को क्या ले लिया, 1. और यहाँ पे अल्फा इज सम पैरामीटर, alpha is some parameter and its value lie between 0 and 1. 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू lie करती है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं.
ठीक है, और ये बड़ी इजीली मैथमेटिकल मेथड से इजीली हम लोग इस बात को साबित कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट रिटर्न स्केल दे रहा है। ठीक है, कैसे देखिए, अगर मैं ऐसा कर दूं एफ लेमडा के लेमडा एल, तो ये हो जाएगा लेमडा के पावर एल्फा इंटू लेमडा एल पावर 1 - एल्फा। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग घर बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप में से कौन कौन बच्चा ये इजीली वेरीफाई कर सकता है, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ। तो लेमडा पावर एल्फा प्लस 1 - एल्फा इंटू के पावर एल्फा इंटू एल पावर 1 - एल्फा, तो यानी क्या आ गया, ये आ गया लेमडा इंटू एफ के एल। ठीक है, तो एफ लेमडा के लेमडा एल इज लेमडा टाइम्स एफ के एल, देयरफॉर एफ के एल प्रोडक्शन फंक्शन एफ के एल गिव्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। बड़ी इजीली हमने इस बात को वेरीफाई कर दिया, राइट। मगर हम यहाँ पे चीज़ों को और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और मैंने पिछली क्लास जो इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, वहाँ हमको आपको ये बात बताई थी, डेटा के साथ भी दिखाई थी कि हम लोग जनरली इस बात में हमारा इंटरेस्ट रहता है कि हम पर कैपिटा टर्म्स में चीज़ों को एक्सप्रेस करें। हम जीडीपी पर कैपिटा में इंटरेस्टेड रहते हैं कि रिच कंट्रीज़ की जीडीपी पर कैपिटा कितनी है। मैंने दिखाया था 4 ब्लॉक्स थे, रिच कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़, मेराकुलस कंट्रीज़ जिन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है, या इकोनॉमिक डिजास्टर्स भी हमने दिखाए थे जिनकी ग्रोथ रेट बहुत कम है। और वहाँ पे डिफरेंस जो हमारा था वो पर कैपिटा टर्म्स में ही था कि किसकी इनकम पर कैपिटा ज़्यादा है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस बात को लेकर है कि हम आउटपुट को या कैपिटल को पर वर्कर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सके। तो यहाँ पे हम बड़ी इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए दोबारा से हम लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू के पावर एल्फा एल पावर 1 - एल्फा। अगर मैं कह दूं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एल, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा y बाय एल इज इक्वल टू के पावर एल्फा इंटू एल पावर 1 - एल्फा बाय एल, यानी y बाय एल इज इक्वल टू यह आ जाएगा k बाय एल पावर एल्फा। ठीक है, अब मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट स्मॉल y इज y बाय एल, स्मॉल y को मान लेते हैं हम कि y बाय एल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट पर वर्कर, और स्मॉल k को मान लेते हैं k बाय एल, इसको हम बोलते हैं क्या? कैपिटल पर वर्कर। तो यानी therefore production function becomes small y is equal to small k power alpha। ये एक मेरा प्रोडक्शन फंक्शन आ गया जो आउटपुट पर वर्कर को रिलेट कर रहा है किसके साथ? कैपिटल पर वर्कर के साथ। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे, हम यहाँ से आगे जाएंगे, तो हम लोग ये काम जरूर करेंगे कि हम लोग आउटपुट पर वर्कर को कैपिटल पर वर्कर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हुए चलें। ठीक है जी, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज, राइट। अब देखिए, मैं अगर अब इस प्रोडक्शन फंक्शन को प्लॉट करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले एक चीज़ आपके साथ डिफाइन करता हूँ, और वो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जिसको आप लोग बोलते हैं एमपीके। ठीक है, एमपीके क्या है? दिस इज बेसिकली डेल वाई बाय डेल के, और अगर आप ध्यान से देखें तो डेल वाई बाय डेल के क्या है? एल्फा इंटू के पावर एल्फा -1, राइट। देखिए, अगर मैं आपसे पुरानी बातों को जो अभी थोड़ी पहले बताई उनको वापस रिलेट कर रहा हूँ, तो मैंने बोला था अल्फा की जो वैल्यू है इट लाई बिटवीन 0 to 1, यानी अल्फा पॉजिटिव है, कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जीरो आपके पास या तो कैपिटल बिल्कुल भी नहीं है या पॉजिटिव है, नेगेटिव कैपिटल तो नहीं हो सकता। कैपिटल का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकता है। भाई मेरे पास हो सकता है एक भी मशीन ना हो, नेगेटिव नंबर ऑफ मशीन तो नहीं हो सकती ना, या तो कैपिटल जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। अल्फा भी ऐसे ही मैंने बता दी, जीरो से उनके बीच में। और नॉर्मली कंट्रीज के पास क्या होता है? पॉजिटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल ही होता है। तो ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है पॉजिटिव है।
अगर एमपी के पॉजिटिव है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि दैट द प्रोडक्शन फंक्शन हैज अ पॉजिटिव स्लोप। द प्रोडक्शन फंक्शन हैज अ पॉजिटिव स्लोप। क्यों आप लिख देंगे इस बात को, अल्फा पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, सो प्रोडक्शन फंक्शन हैज पॉजिटिव स्लोप। और एक बड़ी हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ी कॉमन अजम्पशन है जो यहाँ भी हम लोग ले रहे हैं, और वो ये है कि दैट कैपिटल गिव्स डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की, ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है। इंक्रीज तो है, प्रोडक्शन इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से कर रहा है। यानी अगर मैं इफ आई फाइंड डेल बाय डेल के ऑफ एम पी के, तो वो होगा अल्फा इंटू अल्फा माइनस वन के पावर अल्फा माइनस टू। अब ये अल्फा माइनस वन जो है, इट इज अ नेगेटिव टर्म। अल्फा माइनस वन इज अ नेगेटिव टर्म, क्योंकि अल्फा 0 से 1 के बीच में है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो अल्फा माइनस वन नेगेटिव है, बाकी अल्फा पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, मगर एक टर्म नेगेटिव है, तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सो व्हाट डज इट, थोड़ा सा मैथ्स में बीच में डाल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स दैट देयर इज अ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, लिखिए, इस बात को लिख लीजिए। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, the marginal productivity of capital or the slope of the production function, the marginal productivity of capital or the slope of the production function shows how much extra output, shows how much extra output a worker produces, how much extra output a worker produces when when given an extra unit of capital, when given an extra unit of capital. ठीक है, in the present model, in the Solomon model, MPK is assumed to be positive. MPK मान रहे पॉजिटिव, मैंने दिखाया आपको, मैथमेटिकली भी दिखाया क्यों पॉजिटिव है। ठीक है, however with more capital, with more capital per worker, with more capital per worker, MPK starts decreasing, MPK starts decreasing। ठीक है, so with each additional unit of capital, मेरे आगे कोई स्टूडेंट बैठा नहीं है, तो इसलिए मैं मतलब वो स्पीड मैच नहीं कर पाऊँ जिस स्पीड से आप लिख रहे हैं। कुछ की स्पीड फास्ट है, किसकी स्लो है, तो आप वीडियो को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, फास्ट लो। ठीक है, सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो स्पीड नहीं मैच कर पाऊंगा। आप किसी की स्पीड फास्ट है, किसी की स्लो, तो मैं बोल रहा हूँ, आप अकॉर्डिंगली स्पीड मैच कीजिएगा। विद ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल we give to a single worker, the increase in output, keeps falling, so the production function becomes flatter, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, we take capital per worker here, we call it small k x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे ले लेते हैं हम लोग आउटपुट पर वर्कर, we call it small y, और ये जो ग्रीन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज माय प्रोडक्शन फंक्शन। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्मॉल k, जो मैंने लिया है k पावर अल्फा, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल k, स्मॉल y इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल k, आउटपुट पर वर्कर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर, और जिसको हमने किस फॉर्म में लिया, k पावर स्मॉल k पावर अल्फा के फॉर्म में लिया। ठीक है, this property means the production function becomes flatter and flatter as capital per worker increases। जैसे जैसे capital per worker increase करेगा, प्रोडक्शन फंक्शन फ्लैटर और फ्लैटर होता जाएगा। ठीक है, एक बात और है कि देखिए, ये होपफुली आपने नोट कर लिया। ठीक है, एक बात और है कि हर फर्म जो है वो क्या चाहती है, कोई भी फर्म जब बिजनेस में आती है तो क्या सोच के आती है? चैरिटी करने आई है क्या फर्म? नहीं, फर्म का तो एक ही मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव। और कितना प्रॉफिट चाहिए फर्म को? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। फर्म चाहती है हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा ले पाए। ठीक है, और अब क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात ऑलरेडी कर चुका हूं, तो हम ऐसा भी मान लेंगे कि जो आउटपुट प्राइस है वो भी फर्म के हक बस में नहीं है उसको चेंज करना। फर्म उसको चेंज नहीं कर पाएगी, वो भी कुछ कांस्टेंट है। और चीजों को सिंपल रखने के लिए उसको मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ।
ठीक है, ताकि चीज़ें सिंपल रहें। तो बेसिकली W जो है वो रियल वेज हो गया, W/P होता है रियल वेज बेसिकली, क्योंकि मैंने प्राइस को 1 मान लिया, आउटपुट के प्राइस को, तो W/P W ही है, तो W बेसिकली रियल वेज है और R जो है वो रियल रेंटल प्राइस है। ठीक है, तो हमने रियल टर्म्स में चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया है, प्राइस ऑफ आउटपुट को 1 मान के, राइट। लिखिए, टॉपिक डालिए, फैक्टर पेमेंट्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फैक्टर पेमेंट्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में धीरे धीरे, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मॉडल को बिल्ड करता हुआ चल रहा हूँ, एक एक स्टेप आपके साथ रख रहा हूँ, और हम एक एक चीज़ों को यहाँ पर ऐड करते करते मॉडल को बिल्ड करते हुए चल रहे हैं। ये जो मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इसमें मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक फर्म कितना लेबर और कितना कैपिटल लेगी, बेसिकली वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेज रेट के ऊपर, रेंटल रेट के ऊपर। उसके ऊपर ना वेज रेट के ऊपर फर्म का कोई कंट्रोल है, ना रेंटल रेट के ऊपर फर्म का कोई कंट्रोल है। तो हमने मान लिया था ना कि K/L कितना भी ज्यादा या कम हो सकता है, मगर उसको डिसाइड कौन करेगा? उसको डिसाइड करेगा W, उसको डिसाइड करेगा R। लिखिए, firms in this economy, firms in this simple economy, pay workers a wage rate of W, for each unit of labor, and pay R as rental rate for each unit of capital. ठीक है, for each unit of capital. We assume that the price of output is 1 unit. हम मान लेते हैं price of output 1 unit है. So W becomes the real wage and R becomes the real rental price. ठीक है. Now firm has to maximize its profit. What is profit? जो मेरा आउटपुट है FKL, प्राइस मैंने 1 मान लिया है, माइनस WL माइनस RK। ठीक है, क्योंकि आउटपुट प्राइस 1 माना है तो ये पूरा आउटपुट ही मेरा रेवेन्यू है, और कॉस्ट क्या है, WL और RK। और यहाँ मेरे चॉइस वेरिएबल्स क्या हैं, K और L। मुझे डिसाइड करना है K की वैल्यू क्या होगी, मुझे डिसाइड करना है L की वैल्यू क्या होगी, ये हमको डिसाइड करना है मॉडल के अंदर। ठीक है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इसके लिए हम लोग, सपोज मैं इसको पाई बोल दूं, मैक्सिमाइज पाई इज इक्वल टू, इसको पाई बोल देते, पाई इज इक्वल टू, सो डेल पाई बाय डेल एल, ये होगा FL माइनस W, या इसको अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव टर्म में ही लिखें तो वैसे लिख सकते हैं, डेल F बाय डेल एल माइनस W, और डेल पाई बाय डेल के क्या होगा, ये होगा डेल F बाय डेल के माइनस आर। फिर हम इसको पुट करते हैं 0, इसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, ये पुट करते हैं 0। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यानी डेल F बाय डेल L इज W एंड डेल F बाय डेल K इज R। ठीक है, तो जहां पर ये इक्वलिटी होगी, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वेज रेट के इक्वल होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल रेंटल रेट के इक्वल होगा, वहां पे फर्म इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ इनपुट्स को हायर कर रही होगी। और ये बड़ी बेसिक, ये बहुत बेसिक नोशन है जो हम प्रोड्यूसर थ्योरी में एकदम फर्स्ट क्लास में, जो फर्स्ट लेक्चर प्रोड्यूसर थ्योरी का पढ़ते हैं माइक्रो के अंदर, वहां इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मगर मैं यहाँ पे इस बात को अगर बोल रहा हूँ तो उसकी कुछ वजह है। क्या वजह है, देखिए, हमने यहाँ पे क्या माना है, हमने माना है कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है FKL इज K पावर अल्फा इंटू L पावर 1 माइनस अल्फा। तो व्हाट इज डेल F बाय डेल L? डेल F बाय डेल L इज दिस इज 1 माइनस अल्फा इंटू K पावर अल्फा L पावर माइनस अल्फा। ठीक है, एंड व्हाट इज डेल F बाय डेल K? डेल F बाय डेल K इज दिस इज अल्फा इंटू K पावर अल्फा माइनस 1 इंटू L पावर 1 माइनस अल्फा। तो ये बेसिकली मेरा वेज रेट है, तो therefore wage rate is 1 minus alpha into K power alpha L power minus alpha, and rental rate R is alpha K power alpha minus 1 into L power 1 minus alpha। मैं आपको याद कराता हूँ, लास्ट लेक्चर में जहां हमने स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स की बात की थी, वहाँ मैंने आपको बताया था, हमने US इकोनॉमी को एज एन एग्जांपल स्टडी किया था, और हमने कहा था देखिए लॉन्ग रन में जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है
तो जो शेयर ऑफ लेबर है आउटपुट में वो कांस्टेंट हो जाता है, और जो शेयर ऑफ कैपिटल है आउटपुट में वो भी कांस्टेंट हो जाता है। मैं यही चीज़ यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जो शेयर ऑफ लेबर होगा आउटपुट के अंदर, टोटल आउटपुट में, वो कांस्टेंट होगा, और शेयर ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट ही होगा। देखिए, तो वेज पेमेंट क्या है? टोटल वेज पेमेंट वो है W इंटू एल। तो W का मैं L से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एल्फा के पावर एल्फा इंटू एल पावर माइनस एल्फा, सॉरी एल पावर माइनस एल्फा इंटू 1 माइनस एल्फा। और ये क्या है? दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन, यानी क्या आ गया ये? W इंटू एल इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा इंटू वाई, यानी W into L by Y is 1 minus alpha. What does it mean? This means share of labor payments in output, that is WL by Y is constant, क्योंकि 1 minus alpha तो constant है, तो लेबर को जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे आप कैपिटल को भी कर सकते हैं। टोटल रेंटल पेमेंट वो होगा R इंटू के, और R आपने क्या लिया है? ये है k पावर अल्फा माइनस 1, जब k मल्टीप्लाई होगा तो k अल्फा रह जाएगा। R इंटू के पावर अल्फा, L पावर 1 माइनस अल्फा, दिस इज R इंटू वाई। सो R इंटू के बाय वाई इज बेसिकली, यहाँ पर एक शायद अल्फा भी था, मैं अल्फा लिखना भूल गया हूँ, ये अल्फा भी है, ये अल्फा इंटू वाई है। R इंटू के करा आपने तो ये R नहीं है, यहाँ पे अल्फा है, और जब k मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर में एडजस्ट हो गया, तो ये आ गया अल्फा इंटू वाई। R इंटू के बाय वाई इज अल्फा। तो मतलब शेयर ऑफ कैपिटल पेमेंट इन टोटल आउटपुट इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर होगी बात ना? R इंटू के करा मैंने यहाँ पे ना, तो R क्या था? R ये है, तो जब इंटू के करता हूँ तो अल्फा इंटू के पर अल्फा रह जाएगा, अल्फा वन एस अल्फा के साथ, तो अल्फा इंटू के पर अल्फा, अल्फा वन एस अल्फा। ये बात क्लियर हो गई, राइट? तो ये बात हमने पिछली बार लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि शेयर ऑफ लेबर भी कांस्टेंट होगा और शेयर ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट होगा। ये उसका एक वेरिफिकेशन है। ठीक है, कोई अब बच्चों को लगे सर आपने उसमें बोला था आगे बताऊंगा, तो बताया नहीं, तो मैंने आपको सिर्फ बताया। तो अब हम एक जो मॉडल की जो फर्स्ट इक्वेशन थी प्रोडक्शन फंक्शन वाली, उसको पूरी तरह से स्टडी कर चुके हैं, और उसके हम इफ एंड बट को हर तरह से, हर एंगल से देख चुके हैं, मैथमेटिकली भी, अदरवाइज भी। जो फर्स्ट मैंने इक्वेशन लिखवाई थी आपको प्रोडक्शन फंक्शन की, उसको मैंने अब आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ठीक है भाई, पढ़ते समय हो सकता है आपके मन में कोई डाउट्स आएंगे, कुछ क्वेरीज होंगी आपको, तो जो आपकी क्वेरीज होती हैं हमारी वेबसाइट पे आपको मिलता है डिस्कशन फॉरम, वहाँ पे आप वेबसाइट पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट करते हैं, फिर हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं आपके साथ, और आपकी क्वेरीज को 1 to 1 हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं, और वो है कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। आइए जी लिखिए, कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन। कैपिटल किस रेट से ग्रो करेगा? देखो सर, ऐसा है कि दो चीज़ें प्राइमरीली बात करता हूँ, अगर मैं प्राइमरीली बात करता हूँ, तो दो चीज़ें कैपिटल पे असर डालती हैं। एक है इन्वेस्टमेंट, और दूसरी है डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल एनहेंसमेंट का काम करती है, उसकी वजह से कैपिटल बढ़ता है, और जो डेप्रिसिएशन है वो कैपिटल को डिक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पर सोलो मॉडल ने ऐसा अज्यूम करा है कि एक कोई कांस्टेंट सेविंग रेट है, उसको भी हम नहीं जानते वो सेविंग रेट को कौन डिसाइड कर रहा है। ठीक है, एक कांस्टेंट सेविंग रेट है और एक कांस्टेंट डेप्रिसिएशन रेट है। हम उन दोनों को पैरामीटर मानते हैं कि वो कांस्टेंट हैं, वो कहीं और से भी डिफाइन नहीं हो रहे, वो कांस्टेंट ही हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो एक कांस्टेंट सेविंग रेट है और एक कांस्टेंट डेप्रिसिएशन रेट है। वो सेविंग रेट की वजह से हमारी कैपिटल एक्यूमुलेशन होती है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और वो डेप्रिसिएशन क्या करता है? वो कैपिटल की वैल्यू को डिक्रीज करता है। देखिए, द सोलो मॉडल अज्यूम्स दैट
The Solow model assumes that there is some constant saving rate represented by small s. ये small s जो है constant saving rate है. So total savings in the economy are s into y. Total savings है economy के अंदर. And we also assume that there is some constant depreciation rate. हम ऐसा भी मानते हैं कि कोई एक depreciation rate है. This del is depreciation rate. So total depreciation is del into k. ठीक है. Right now, investment enhances the level of capital. लिखते चलेगा आप लोग. Investment enhances the level of capital, whereas depreciation decreases it. Investment जो है वो level of capital को increase करता है, जबकि depreciation उसको decrease करता है. So the overall change in capital k dot, मैंने बता दिया था अभी जिसके ऊपर डॉट लगा रहे हैं वो rate of change है. So change in capital is investment minus depreciation. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इज इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द चेंज इन कैपिटल स्टॉक के डॉट ओवर टाइम, के डॉट डी के बाई डी टी कह सकते हैं, पिछले साल से इस साल कितना चेंज हुआ. द चेंज इन कैपिटल स्टॉक के डॉट इज चेंज ओवर टाइम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज एस वाई, equal to amount of gross investment which is sy minus amount of depreciation which is del k. ठीक है जी, राइट. अच्छा, तो ये एक सिचुएशन है कि जो हमारा चेंज इन कैपिटल होगा वही है. और तो दिस इक्वेशन ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन k dot is sy minus del k, we call it capital accumulation इक्वेशन. इसी इक्वेशन को कहा जाता है कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन. ठीक है. अच्छा, अब ये जो हमारी कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन है ना सर, ये हमने अभी तक तो प्रोडक्शन फंक्शन पूरा पर वर्कर टर्म्स में पढ़ा है. ठीक है, और ये ओवरऑल कैपिटल के टर्म्स में आ रही है, ओवरऑल आउटपुट के टर्म्स में आ रही है. तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है पर वर्कर के टर्म्स में. तो लिखिए हेडिंग capital accumulation equation in per worker terms. Capital accumulation equation in per worker terms. ठीक है. देखिए as we know that capital per worker, small k is k by l. Small k अगर k by l है, taking log on both sides, so log of small k is log of k minus log of l. ठीक है, log of k minus log of l. Differentiating both sides with respect to time, तो log k का क्या होगा, 1 by k into dk by dt. dk by dt को हम लोग k डॉट लिखते हैं. log कैपिटल k का 1 by k into k डॉट, log l का 1 by l into l डॉट. तो यानी मोटे तौर पर मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये है स्मॉल k डॉट बाय स्मॉल k इज इक्वल टू कैपिटल k डॉट बाय कैपिटल k माइनस स्मॉल l डॉट बाय स्मॉल l. अब आपको मैं याद करूं तो हमने स्टार्टिंग में एक अजम्पशन ली थी, आपको याद होगी. अजम्पशन क्या ली थी कि दैट लेबर इज सम एक्सोजीनियस वेरिएबल व्हिच इज ग्रोइंग एक्सोजीनियसली एट सम कांस्टेंट रेट n. अब वो रेट कैसे डिफाइन हमको नहीं पता, बस हमको ये पता है l डॉट बाय l n है. ठीक है, लिखिए इन द Solow model it is assumed that the growth rate of labor is constant. Which is n. So L dot by L is n. So therefore K dot by K is equal to capital K dot by capital K minus n.
ठीक है जी, बात क्लियर। अब देखिए, हम एक कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन ऊपर नोट कर चुके थे, ये रही कैपिटल के डॉट इज एस वाई माइनस डेल के। नाउ देखिए, के डॉट इज एस वाई माइनस डेल के, ठीक है, राइट। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर दूं, के डॉट बाय के इज एस इंटू वाई बाय के माइनस डेल, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो के डॉट बाय के है वो है स्मॉल के डॉट बाय के प्लस एन, ठीक है। तो उसकी जगह वो यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से, इसको नंबर 1 बोल दूँ, इसको नंबर 2 बोल दूँ, फ्रॉम 1 एंड 2। इस कैपिटल के डॉट बाय के की जगह लिख सकता हूँ मैं क्या, स्मॉल के डॉट बाय स्मॉल के प्लस एन इज इक्वल टू एस इंटू वाई बाय के माइनस डेल। या ऐसा कह सकते हैं, स्मॉल के डॉट बाय स्मॉल के इज एस इंटू वाई बाय के माइनस एन माइनस डेल, ठीक है। अच्छा, और मैं अगर इसको भी, इस टर्म को भी पर वर्ग के टर्म्स में ले जाना चाहूँ तो इजीली लेके जा सकता हूँ, कैसे, के डॉट स्मॉल के डॉट बाय स्मॉल के इज एस इंटू वाई बाय एल, वाई बाय एल अपॉन के बाय एल, ऊपर नीचे एल से डिवाइड कर दिया, माइनस कॉमन लीजिए एन प्लस डेल, तो यानी स्मॉल के डॉट बाय स्मॉल के इज एस इंटू स्मॉल वाई बाय स्मॉल के माइनस एन प्लस डेल। इस स्मॉल के को सामने मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो के डॉट स्मॉल के डॉट इज एस इंटू स्मॉल वाई माइनस एन प्लस डेल इंटू स्मॉल के। दिस इज द capital accumulation equation in per worker terms. Capital accumulation equation in per worker terms. समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए, इन इक्वेशंस को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे के लेक्चर्स में जब मैं न्यूमेरिकल पोर्शंस को डील कर रहा हूँगा और जिनको इक्वेशंस नहीं आती होंगी तो वो फिर फंस जाएंगे। इसलिए हमको इक्वेशंस को चलना, इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ रहे हैं सर, थ्योरी में रट्टा तो मार नहीं सकते ना, ठीक है। तो हमको हर चीज़ को समझना है, हर डेरिवेशन को समझना है और फिर उस डेरिवेशन को आगे जाके यूज़ करना है। इसलिए मैं हर चीज़ को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से इजीली आपको ड्राइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। फिर भी कोई क्वेरी किसी की हो तो उस क्वेरी का स्वागत है, आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए, दिस इक्वेशन, इसके बारे में लिख लेते हैं। दिस इक्वेशन says that this equation says that the change in capital per worker, this equation says that the change in capital per worker each period is determined, each period is determined by three terms, is determined by three terms, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट पर वर्कर एस इंटू वाई, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज एस इंटू वाई, एस इंटू वाई इज इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, ठीक है जी। नंबर 2, नंबर 2 डेप्रिसिएशन पर वर्कर, डेप्रिसिएशन पर वर्कर है डेल, मैं एन के को बाद में लिखवाना चाहता हूँ तो मैं उसको पहले डेप्रिसिएशन लिखवा दे, डेल इंटू के, ये डेल दूसरा है, डेल इंटू के इज डेप्रिसिएशन पर वर्कर, इन्वेस्टमेंट आपके कैपिटल स्टॉक को बढ़ा रहा है, डेप्रिसिएशन आपके कैपिटल स्टॉक को घटा रहा है, ठीक है। एंड देयर इज अ थर्ड टर्म व्हिच इज, एंड देयर इज अ थर्ड टर्म व्हिच इज एन इंटू के, व्हिच इज एन इंटू के, एन इंटू के। अब एन इंटू के क्या बता रहा है कि कितने नए वर्कर्स जो हैं, क्योंकि एन बेसिकली एन इंटू के इज एन इंटू के बाई एल, ये बता रहा है कि कितने नए वर्कर्स इकॉनमी में हर बार आ जाते हैं।
each period each period NL new workers, each period NL new workers are joined in the economy, are joined in the economy, which causes a decrease in capital per worker. अगर कैपिटल सेम रहेगा, अगर ग्रो नहीं करेगा और डिनोमिनेटर राइज कर रहा है, तो किस रेट से राइज कर रहा है, एन के रेट से राइज कर रहा है, तो के बाय एल के रेट से फॉल कर जाएगा. ठीक है. So if there were no new investments, if there were no new investments and no depreciation, अगर मान ले इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, then capital per worker would decline, capital per worker would decline by increase in labor, and which occurs at the rate of NK. अगर हम मान लें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और हम मान लें कि हमारे पास डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो फिर भी कैपिटल जो है वो डिक्लाइन करेगा. और किस रेट से डिक्लाइन करेगा? एनके, क्योंकि एल नए वर्कर्स आ जाएंगे. कैपिटल कौन सा डिक्लाइन करेगा? कैपिटल पर वर्कर डिक्लाइन करेगा, टोटल डिक्लाइन नहीं करेगा, पर वर्कर. मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. देखिए हमारे पास 10 मशीनें हैं और हमारे पास 5 वर्कर हैं. ठीक है, 10 मशीन 5 वर्कर, तो यानी एक वर्कर 2 मशीन्स उसके पास अवेलेबल है काम करने के लिए. और हम मान लेते हैं कि लेबर जो है वो डबल हो जाती है हर साल, डबल. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, ये इतना हाई रेट नहीं होता लेबर ग्रोथ का कभी, बस सिंप्लिसिटी के लिए. अभी 10 मशीनें हैं, 10 वर्कर हैं. ठीक है, यानी एक वर्कर के पास ऑपरेट करने के लिए 2 मशीन हैं. अगले साल लेबर डबल हो गई, यानी अब हमारे पास 10 मशीनें हैं और 10 वर्कर्स हैं, यानी एक लेबर के पास अब एक ही मशीन है काम करने के लिए. तो के बाय एल जो पहले 2 था, अब वो के बाय एल 1 रह गया. उस अगले साल चलेंगे तो लेबर कितनी हो जाएगी? 10 से 20 हो जाएगी, डबल हो जाएगी. तो अब 10 मशीनें 20 वर्कर, तो के बाय एल हाफ रह गया. तो अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, और लेबर ग्रो कर रही है, तो भी के बाय एल जो कैपिटल पर वर्कर है वो डिक्लाइन करेगा. मैंने एग्जांपल समझाया आपको, राइट? क्लियर होगी बात आप लोग को? ठीक है जी. इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा, इसमें अगर किसी को भी कोई मन में कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं. यहाँ मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि देखिए, मैं इसको यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करूँ चीज़ों को, आई एम रिप्रेजेंटिंग कैपिटल पर वर्कर है, स्मॉल के. एंड यहाँ पे अब मैं कुछ चीज़ें और ले लेता हूँ. यहाँ पे मैं आउटपुट पर वर्कर ले लेता हूँ, और आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, पर वर्कर, सब पर वर्कर टर्म्स में. ठीक है. तो देखिए सर, एक ये मैं एक यहाँ पे एक कर्व बना रहा हूँ. देखिए क्या है ये, दिस इज डेल प्लस एन इंटू के, डेल प्लस एन इंटू के, एंड वी कॉल इट ब्रेक इवन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. यानी अगर इन्वेस्टमेंट डेल प्लस एन इंटू के इक्वल आएगी तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, कैपिटल एक कांस्टेंट लेवल पे रह पाएगा. ठीक है. अब क्योंकि अलग कैपिटल की वैल्यूज, कैपिटल पर वर्कर की अलग वैल्यूज पर इकॉनमी कहीं भी हो सकती है, इकॉनमी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कैपिटल पर वर्कर का लेवल क्या है. इसलिए इस पूरी कर्व को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेक इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. द ब्रेक इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट determines such investment level, the break even level of investment determines such investment level at which the economy can have a stable level of capital, because investment is just equal to del plus n into k. और अभी अभी आपने पढ़ा था कि आपने अभी पढ़ा यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल को बढ़ाती है और ये दोनों फैक्टर्स घटाते हैं. तो अगर इन्वेस्टमेंट इन दोनों के बराबर आ जाएगी एग्जैक्टली, तो कैपिटल ना तो बढ़ेगा और ना ही कम होगा, एकदम एक कांस्टेंट लेवल पे जाके रुक जाएगा. ठीक है. यहीं से हम लोग अब शुरुआत करते हैं अपने मॉडल को सॉल्व करने की. ठीक है, इसी पॉइंट से अपने मॉडल को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं. तो मैं इस डायग्राम पे लौट कर आऊंगा अभी, और अब मैं लिखता हूँ टॉपिक, लिखिए सॉल्विंग द सॉलो मॉडल. सॉल्विंग दी सॉलो मॉडल. अब मैं इस मॉडल को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ. देखिए, एक हमारे पास ये कर्व है,
जिसको हम बोल रहे हैं ब्रेक इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और हमारी सेविंग्स क्या है या इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट इज एस इंटू वाई, हमने पढ़ा है सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है इन्वेस्टमेंट इज एस इंटू वाई, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट एस इंटू वाई है हमारे पास, तो यानी इन्वेस्टमेंट का जो कर्व बनेगा वो सेव आउटपुट के कर्व को हम स्केल डाउन कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि एस जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, कुछ सेविंग रेट है ऑब्वियसली, या तो आप 0% सेविंग करते होंगे या 100% करते होंगे, आप 120% सेविंग तो नहीं कर सकते हो ना, जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा सेविंग तो कर नहीं सकते हो। तो सेविंग रेट जो होगा वो आपका 0 से 100 के बीच में होगा, या ये कह लीजिए अगर परसेंटेज में ना कहूँ, फ्रैक्शन में कहूँ तो 0 से 1 के बीच में होगा, तो एस इंटू वाई इज लेस देन वाई, एस इंटू वाई इज लेस देन वाई। सो दिस इन्वेस्टमेंट कर्व is basically same is drawn from the output curve and it is just scaled down. The investment curve is drawn from the output curve and it is just scaled down. तो मेरा जो आउटपुट कर्व था, ये जो मेरा आउटपुट कर्व था, y is equal to f into k, इन्वेस्टमेंट जो उसको स्केल डाउन करके बनाया मैंने, दिस इज i is equal to s into y, कलर अलग यूज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। अब देखिए ये जो है ये पॉइंट यहाँ पर इकोनॉमी एक्चुअली में है स्टेडी स्टेट पे, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर आने के बाद अगर ये कैपिटल होगा इस इकोनॉमी का, तो यहाँ पर आने के बाद क्योंकि इन्वेस्टमेंट और डेल प्लस एन इंटू के वो फैक्टर जो कैपिटल को बढ़ाता है और वो जो घटाते हैं बराबर हो गए, तो यहाँ पर आने के बाद इकोनॉमी में कैपिटल ना तो बढ़ेगा और ना ही कम होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल। के स्टार को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल, ठीक है। देखिए लिखिए स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल, द लेवल ऑफ कैपिटल, द लेवल ऑफ कैपिटल एट विच द चेंज इन कैपिटल इज जीरो, जहां पर k डॉट जीरो है, द लेवल ऑफ कैपिटल एट विच द चेंज इन कैपिटल इज जीरो, मैं यहां ही लिख देता हूं k डॉट इज जीरो, दैट इज I is equal to del plus n into k. So in this situation, the capital will neither increase nor decrease, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपका कैपिटल फॉल कर रहा है, तो ना कैपिटल बढ़ेगा और ना घटेगा, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द कैपिटल विल नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना बढ़ेगा ना ही कम होगा। वी ऑल्सो कॉल इट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, वी ऑल्सो कॉल इट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखिए मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली आपको कि जो सोलो मॉडल की प्रेडिक्शन है ना, ये है कि इकोनॉमी अपने आप हमेशा, इकोनॉमी अपने आप हमेशा किसी एक कैपिटल अपने आप हमेशा एक इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाएगी, उसको इक्विलिब्रियम पे धक्का मारने की जरूरत नहीं है। हैरोल्ड डॉमर का प्रेडिक्शन एकदम अलग था कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम में फिर लौट के नहीं आएगी। सोलो मॉडल का प्रेडिक्शन बड़ा क्लियर है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ चलेगी, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो हमेशा वहीं रहेगी। मैं अभी इसको इस बात को दिखाऊंगा आपको, पहले लिख लेते हैं। There are two important properties of steady state. There are two important properties of steady state. Number one, if the economy is not in equilibrium, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस बात को, if the economy is not in equilibrium, it will continuously move towards the equilibrium. अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो लगातार वो इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करती जाएगी, ठीक है। However, if second point, if the economy is in equilibrium, it will stay in equilibrium forever, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी स्टेडी स्टेट में नहीं है तो स्टेडी स्टेट की तरफ जाएगी, और अगर स्टेडी स्टेट में है तो फिर हमेशा वहीं रहेगी। ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। देखिए सपोज इनिशियली इकोनॉमी का जो कैपिटल स्टॉक लेवल है वो है के नॉट, सपोज के नॉट है, तो इस सिचुएशन में क्या है, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के सम से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, अगले पीरियड में जाकर पिछले पीरियड के मुकाबले हमारे पास कैपिटल पर वर्कर ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना कैपिटल बढ़ा और जितना घटा उसमें मिसमैच है, ठीक है। तो अगली बार क्या होगा, हमारे पास कैपिटल पिछली बार से ज़्यादा होगा, हम यहाँ पहुँच जाएंगे, अभी भी ज़्यादा है, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। मगर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो डिमिनिशिंग है,
यानी आउटपुट बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से, तो इन्वेस्टमेंट क्योंकि आउटपुट पे ही बेस्ड है तो वो भी इंक्रीज करेगी डिमिनिशिंग रेट से। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ तो रही है मगर वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही, तो इस तरह से। और ये डेल प्लस एन इंटू के कांस्टेंट रेट, इसका स्लोप कांस्टेंट है डेल प्लस एन। तो इवेंचुअली एक समय ऐसा आएगा जब हम के नॉट से चलते चलते कहाँ पहुंच जाएंगे, के स्टार पे पहुंच जाएंगे। तो अगर हम किसी ऐसे लेवल पर हैं जो हमारे स्टेडी स्टेट से लोअर लेवल है, तो हमारा क्या होगा, इकोनॉमी में आउटपुट कैपिटल पर वर्कर राइज करेगा, राइज करते करते इवेंचुअली अपने आप ही उस जगह पहुंच जाएगा जहां पे क्या मिलता है हमको, इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं दोबारा बोल दूं, अगर हम के नॉट पर हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यानी अगली बार कैपिटल ज्यादा होगा। ठीक है, हम के नॉट से सपोज के नॉट से सपोज इस पॉइंट पे पहुंच गए, नाम नहीं देता मैं, इस पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। यहाँ भी अभी भी क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ठीक है, किससे, डेल प्लस एन इंटू के से। तो अगली बार फिर कैपिटल बढ़ेगा, मगर अब जो कैपिटल में इंक्रीज होगा वो पिछली बार के इंक्रीज से कम होगा। ठीक है, अगली बार फिर और इंक्रीज होगा मगर पिछली बार से कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, और इवेंचुअली हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जहां पर इन्वेस्टमेंट और डेल प्लस एन इंटू के बराबर है। फिर उसके बाद अगली बार क्या होगा, जब एक बार बराबर हो गया तो जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतने कैपिटल में फॉल आएगा, जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना कैपिटल में फॉल आएगा, तो फिर कैपिटल हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा इस लेवल पे। दूसरी बात, अगर सपोज हम सपोज के वन लेवल पर हैं, सपोज हम के वन लेवल पर हैं, के वन। ठीक है, तो इस के वन पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास डेल प्लस एन इंटू के, यानी वो फैक्टर्स जो कैपिटल को गिराते हैं वो ज्यादा हैं इन्वेस्टमेंट से। तो अगले पीरियड में जाकर कैपिटल पिछले पीरियड से कम हो जाएगा, हम यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी भी ज्यादा है, ये गैप अभी भी ज्यादा है, तो अगली बार और कम हो जाएगा, फिर अगली बार और कम हो जाएगा, फिर अगली बार और कम होगा, कैपिटल और कम होगा। मगर जिससे हम जब बढ़ते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब क्या है, जब हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं तो वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और जब घटा रहे हैं तो अगली बार जो इन्वेस्टमेंट हमारी जो फॉल करेगी उसका रेट राइजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं ना अब हम लोग, पहले इन्वेस्टमेंट जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वो डिक्रीज कर रही है, घटा रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है। तो अल्टीमेटली बढ़ते इन्वेस्टमेंट क्योंकि कम रेट से फॉल कर रही है ऐसा कह लीजिए, तो अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा जहां पर इन्वेस्टमेंट और ये डेल प्लस एन इंटू के वापस से क्या आ जाएंगे, इक्वल। राइट, तो ये प्रोसेस टू वे है, अगर हम लोअर साइड पे हैं तो हम इंक्रीज करते हुए कैपिटल स्टेडी स्टेट पे पहुंचेंगे, और अगर हम हायर साइड पे डिक्रीज करते स्टेडी स्टेट पहुंचेंगे। इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेविंग रेट हमने मान लिया कांस्टेंट है, डेप्रिसिएशन रेट हमने मान लिया कांस्टेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एन हमने मान लिया कांस्टेंट है। तो किसी गवर्नमेंट की, किसी भी पॉलिसी मेकर की कोई जरूरत नहीं है, इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी। ऐसा प्रिडिक्शन सोलो मॉडल का है। ठीक है, तो लिखिए इस बात को, लिखिए जी, दी सपोज द इकोनॉमी, ये मैंने शायद एक बात लिखवाई ना अभी आपको, दो बातें लिखवा दी ना, कि इफ मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आपने लिख लिया तो उसको छोड़ दीजिएगा। The steady state is important because of two reasons. Number one, if the economy is at steady state, it will remain at steady state, and if the economy is not at steady state, it will continuously move towards the steady state. ये शायद मैं लिखवा चुका हूँ आपको, अब इसके आगे लिख रहे हैं। For example, initially economy is at the level K naught, that is the capital per worker in the economy is K naught. Capital per worker in the economy is K naught. Now here investment exceeds del plus n into k. Investment exceeds del plus n into k, and due to this, the capital stock in the next period will be higher than what it was in the previous period. ठीक है, again investment exceeds del plus n into k, and again in the next period capital stock will be higher than this period. But since output rises at diminishing rate, so investment will also rise at diminishing rate, क्योंकि output rise करता है diminishing rate से, तो investment भी rise करेगी diminishing rate से, and eventually investment will become equal to del plus n into k, break even level के equal आ जाएगी। ठीक है, that is economy will automatically achieve its steady state. Similarly, if economy has k1 level of capital per worker, अगर k1 है capital per worker, k1 level of capital per worker, the del plus n into k is greater than investment, del plus n times k is greater than investment, so capital per worker level will decrease,
and it will keep on decreasing until investment becomes equal to del plus n into k. ठीक है. So thus it is independent. Where from we start. It is independent where from we start. The prediction of Solow model is that the economy will eventually obtain its steady state. कहीं से भी स्टार्ट करें हमेशा स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगी. और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है सर. दिस इज, अगर मैं y एक्सिस मेजर करूं तो दिस इज द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ आउटपुट y स्टार. दिस इज द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट I स्टार. और इनका जो डिफरेंस है ना y स्टार और I स्टार का, दिस इज द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कंजम्पशन C स्टार. Corresponding to K star we get Y star, which is steady state level of output. We get I star, which is steady state level of investment or saving. And Y star minus I star is steady state level of consumption per worker. C star is Y star minus I star, which is steady state level of consumption per worker. ठीक है. अच्छा, एक बात और लिखिए, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल डीपनिंग. कैपिटल डीपनिंग. when investment exceeds n plus del times k as at k naught in the above figure, the capital per worker is rising. अगर ऐसा होता है तो कैपिटल per worker राइज करता है. दिस इंक्रीज इन कैपिटल per worker इज कॉल्ड कैपिटल डीपनिंग. इसी को बोलते हैं कि हम लोग कैपिटल डीपनिंग. ठीक है. और दूसरी टर्म है कैपिटल वाइडनिंग. अभी कैपिटल वाइडनिंग क्या है? when the economy is at steady state, that is I is equal to n plus del times k, the capital per worker is constant. but देखो n by k by l constant, इसका मतलब क्या है? l तो ग्रो कर रहा है, k by l is constant, but k is growing at the rate of n के रेट से k ग्रो करेगा, क्योंकि l तो n के रेट से ग्रो कर रहा है. तो k by l तभी कांस्टेंट हो सकता है जब k भी n के रेट से ग्रो कर रहा हो. दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ बराबर होना चाहिए. बट लेवल ऑफ कैपिटल, दैट इज k, इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ n. ठीक है. दिस ग्रोथ इन कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल वाइडनिंग. इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल वाइडनिंग. ठीक है. ध्यान रखिए बातें. अब मैं कुछ इसका एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी आपको दे देता हूं. थ्योरी तो हो गई. मैथमेटिकल सॉल्यूशन of Solow model. We know that y is equal to k power alpha is our production function. ठीक है. And the capital accumulation equation is k dot is s into y minus n plus del into k, यानी k dot is s into k power alpha minus n plus del into k. ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें. अब स्टेडी स्टेट कहाँ पे आता है? जहाँ पर कैपिटल वर्कर में चेंज नहीं होता. एट स्टेडी स्टेट k डॉट इज जीरो. कैपिटल वर्कर में कोई चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. the capital per worker at steady state is represented by k star. K star is capital per worker at steady state. तो यानी अब k डॉट जीरो हो गया है, s इंटू k की जगह मैं लिखता हूँ k स्टार पावर अल्फा माइनस n प्लस डेल इंटू k स्टार, क्योंकि हम लोग स्टेडी स्टेट पे कैपिटल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? k स्टार से डिनोट करते हैं. इसको इधर ले जाइए. s इंटू k स्टार पावर अल्फा इज इक्वल टू n प्लस डेल इंटू k स्टार.
ठीक है, बेसिकली मैं वैसे बेसिकली देखें तो इसको उधर लेकर गया हूँ, है ना, मगर मैं पहले वो लिख रहा हूँ। तो सर जी एस बाय एन प्लस डेल इज के स्टार बाय के स्टार पावर अल्फा, यानी एस बाय एन प्लस डेल इज के स्टार पावर 1 - अल्फा। पावर उधर ले जाएंगे तो पावर वहां ले जाके रेसिप्रोकल होती है, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर जेड है तो वाई क्या होता है, जेड की पावर हाफ, वहां जाके पावर रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो यानी एस बाय एन प्लस डेल रेज टू पावर 1/1 - अल्फा इज इक्वल टू के स्टार। तो ये वैल्यू क्या आ गई, स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल की। देयरफॉर स्टेडी स्टेट level of capital is, that is k star, is s by n plus del raised to power 1/1 minus alpha। और आउटपुट क्या होगा, y स्टार होता है k स्टार पावर अल्फा, यानी s by n plus del पावर alpha by 1 minus alpha। this is the steady state level of output, steady state level of output। ठीक है, तो अब आप देखिए, बड़े क्लियरली समझिए बात को, बहुत क्लियरली। ऐसी कंट्रीज जिनका एस ज्यादा है उनका वाई स्टार भी ज्यादा होगा। क्यों, जो सेविंग ज्यादा करेंगी वो क्या करेंगी, वो कंट्रीज के पास आउटपुट ज्यादा होगा। वो कंट्रीज जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ, डेल्टा पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना, वो कंट्रीज जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगा तो उनका स्टेडी स्टेट पे आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिच कंट्रीज कौन सी कंट्रीज बनेंगी, जो ज्यादा सेविंग करेंगी और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल में कर लेंगी। बड़ी क्लियर प्रेडिक्शन है सॉलो मॉडल की, कि हम कभी अमेरिका के बराबर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा सेविंग रेट क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है और उनका क्या है। क्या हम कभी बराबर होंगे या नहीं होंगे, इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ये पैरामीटर्स बताएंगे क्या हमारा इक्विलिब्रियम सेम है या अलग अलग है। अगर सेम है तो हम एक ही जगह पहुंचेंगे लॉन्ग रन में, और अगर अलग अलग है तो वो अपने इक्विलिब्रियम पे, हम अपने इक्विलिब्रियम पे। सिंपल सी प्रेडिक्शन है। डेल तो नेचुरल है, डेप्रिसिएशन तो उसको तो हम लोग नहीं कर सकते कंट्रोल। गवर्नमेंट देखिए पॉलिसी लगाती है ना, आप सेविंग करेंगे तो टैक्स में छूट देंगे, आप पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करेंगे तो हम ये फैसिलिटी देंगे वो देंगे, या अदरवाइज अवेयरनेस पहुंचाती है कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं एस और एन बेसिकली ये डिसाइड करेंगे कि हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम क्या होगा। इस बात को लिख लीजिए। दिस इक्वेशन रिवील्स दैट this equation reveals that countries that have high saving rate, and low population growth rate will be richer। ठीक है, वो कंट्रीज जिनका सेविंग रेट ज्यादा होगा और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगा वो रिचर होंगी, एंड वाइस वर्सा भी है, जिनका सेविंग रेट कम होगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा होगा वो पुअरर होंगी। बड़ी सिंपल सी प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए बहुत सारे इक्विलिब्रियम आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है एस और एन की वैल्यूज क्या है। डेल को अगर हम मान लें कि नेचुरल है तो चलो, एस और एन की वैल्यूज के ऊपर इकोनॉमी बाय इकोनॉमी एस और एन की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। अलग अलग इकोनॉमीज के अलग सेविंग रेट्स होते हैं, अलग इकोनॉमीज के अलग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होते हैं। हम जब आगे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे तो डेटा को भी इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको दिखाएंगे इस बात को कि अलग कंट्रीज का सेविंग रेट अलग होता है, अलग कंट्रीज का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अलग होता है, और यही फैक्टर्स होते हैं जो इस बात को डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम में आउटपुट लेवल क्या होगा। ठीक है जी, तो आज की इस क्लास में मैंने मॉडल को स्क्रैच से लेकर इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट तक लाकर आपके पास रखा है। अभी बहुत कुछ बताने को करने को बाकी है, थ्योरी में बहुत कुछ बाकी है, फिर न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, अभी बहुत सारी क्लासेस और लगने वाली हैं, शायद 2 एक क्लास और लगेंगी, जरूर 3 भी लग सकती हैं। तो उसमें हम लोग ग्रेजुअली चलते हुए आगे इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जो बच्चे इस लेक्चर को YouTube पे देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए YouTube पे हम लोग कुछ ही लेक्चर्स डाल पाते हैं, बाकी हमारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं। अगर आपको कोई बात जाननी है, समझनी है, कुछ आप कोर्स हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा ये नंबर है व्हाट्सएप पे, आप हमको इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉल मत कीजिए, कॉल कई बार मैं नहीं उठा पाता हूँ, तो व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको रिवर्ट करेंगे उस कोर्स के बारे में, क्या हमारा प्रोग्राम है, कितने लेक्चर्स हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, सब बातें आपको बताएंगे। राइट,
और जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ते हैं उनको तो सारी बात पता ही है, फिर भी कोई बात पूछनी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, या वेबसाइट पे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है हमारे पास उनके पास ऑप्शन है डिस्कशन फोरम का, वहाँ पे जाके अपनी बात को लिखिए, अपनी क्वेरी लिखिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है जी, राइट, ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच, राइट, ओके, गुड बाय।